हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए आपका जो पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें से आपको लगभग 60 क्वेश्चंस मिलेंगे और इन 60 क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लगभग डेली, अब जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको एक डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का। यानी कि जिन लोगों का सब्जेक्ट एलटी ग्रेड में हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस है, वो लोग इसको देख सकते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको एग्ज़ाम्स में दिक्कत नहीं आएगी, जब आप प्रैक्टिस करके जाएँगे ऑलरेडी इतना। तो आपके सामने हमारा पहला प्रश्न है, पुस्तक और उनके लेखकों से है पहला प्रश्न। तो सुनिए, सूची 1 को सूची 2, सूची 1 और सूची 2 कुछ इस तरह से है, ठीक है? ये बीच में तो हाब्स ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन या टू ट्रीटाइज जज ऑन सिविल गवर्नमेंट, लॉक की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन या टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, या रूसो ने लिखी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन या टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो अब आपको इन में से आपको मिलान करना है कि कौन सी बुक किसकी होगी। तो रूसो की बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, बचपन से आपने कई बार सुना भी होगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। तो रूसो की जो बुक है उसका नाम क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? हाब्स की बात की जाए तो हाब्स की लेवियाथन है और लॉक की कौन सी है? ट्रू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट। क्लियर? अब जो इनका टाइम पीरियड लिख लो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आई थी 1762 में, 1762 में। लेवियाथन के बारे में बात की जाए तो लेवियाथन आई थी 1651 में, 1651 में। और टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट आई थी 1690 में, 1690 में। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि इनमें से क्रम पूछा जा सकता है कि कौन सी बुक, मतलब वार्षिक क्रम में बताइए, वर्ष के क्रम में बताइए कौन सी बुक पहले आई, उसके बाद कौन सी बुक आई, उसके बाद कौन सी बुक आई। आप तो आपको ये भी ध्यान रखनी होंगी। आप ज़्यादा नहीं तो आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट याद रख लो कि ये 1762 में आई थी। लेवियाथन काफ़ी बार जो कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं और उनकी बुक कब आई थी अस्तित्व में, ज़्यादा नहीं तो आप कुछ तो याद रख ही सकते हो। तो लेवियाथन कब आई थी? 1651 में। और टू ट्रेजाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट आई थी 1690 में। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आई थी 1762 में। देखो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन और टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ठीक है? आपने ये नहीं बार बार नहीं सुनी होगी, लेकिन आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लेवियाथन सुनी होगी। तो आप कुछ नहीं तो आप इनका ही क्रम देख लो, इनका ही ईयर याद रख लो, ठीक है? जिससे कि जब आपके पास 4-5 ऑप्शन आएंगे तो आप थोड़ा बहुत तो ऑप्शन से भी अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ए का दूसरा और बी का तीसरा और सी का पहला। क्लियर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारे और कथन से कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह नारा किसने दिया था? कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये और हम इसे लेकर रहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये बात किसने कही थी? ठीक है, तो ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक ने कही थी ये बात कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और स्वराज नामक एक पार्टी भी बनाई थी इन्होंने ही। देखो, स्वराज हमारा यानी कि मेरा या हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, नारा बाल गंगाधर तिलक ने कब दिया था? 1916 ईस्वी में दिया था। कब दिया था ये वाला जो नारा है? कब दिया था? 1916 में। और कहाँ पर दिया था? लखनऊ अधिवेशन में दिया था। एलईसी के लखनऊ अधिवेशन में दिया था इन्होंने ये वाला नारा 1916 में। तिलक ने स्वराज को एक राजनीतिक आवश्यकता ही नहीं बताया, अपितु नैतिक आधार पर इसका समर्थन किया। तिलक के अनुसार राष्ट्र की प्रगति का मूल स्वराज में ही निहित है। हम जो भी बोल रहे हैं आप उनको नोट कर सकते हो, जो भी आपको चीजें समझ में आती हैं।
अपने हिसाब से। तो राष्ट्र की प्रगति का मूल स्वराज में ही निहित है। स्वराज के अभाव में औद्योगिक प्रगति, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक सुधार आदि कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि प्लेटो का आदर्श राज्य। तो प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी निश्चित की है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछ रहा है, क्योंकि देखो ये पेपर है पुराना, प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी निश्चित की है? तो 1800 व्यक्ति, 5040 व्यक्ति, 10,000 व्यक्ति या 20,000 व्यक्ति। तो एक आदर्श राज्य में कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य में 5040 व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई है? 5040। प्लेटो के दर्शन में पाइथागोरस का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है। उसने गणित को, उसके गुणनफल की को इतना महत्व दिया कि जिसमें राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है, जिसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 बराबर कितना होता है? 5040। ठीक है, तो 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 भी 5040 के गुणनफल को ध्यान रखकर कहा कि इससे राज्य की जनसंख्या के टुकड़ों में बांटा जा सकता है, जिससे ये युद्ध और शांति में उपयोगी होंगे। या आपसे यही पूछ लिया जाए कि बताइए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इक्वल टू 5040। ठीक है, बताइए ये जो 5040 है, या ये वाला जो पैटर्न है, ये किसने सजेस्ट किया था? तो ये किसने किया था? हमारे महान प्लेटो साहब ने। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राजनीतिक चिंतन की आत्मकथा से रिलेटिव है। किसी राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उससे तथा डर को। एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट ने एक राजनीतिक चिंतक है, पॉलिटिकल थिंकर है, उसने अपनी आत्मकथा लिखी। उस आत्मकथा में उसने लिखा है कि उसकी जो माँ है उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। एक तो खुद उसे जन्म दिया है और दूसरा डर को जन्म दिया है, क्योंकि बच्चा डर के साथ बड़ा होता है। तो ये किस राजनीतिक चिंतक ने कहा था? तो ये कहा था थॉमस हॉब्स ने कहा था कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, स्वयं उससे और डर को। तो थॉमस हॉब ने अपनी आत्मकथा, ठीक है, ये लिखी थी कि उसकी माँ ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, स्वयं उससे और डर को। अब हॉब्स के बारे में थोड़ा जान लो कि थॉमस हॉब्स का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में किस जगह पर? तो इंग्लैंड में हुआ था माल मैसवरी। माल मैसवरी। ठीक है, यहाँ पर माल मैसवरी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 5 अप्रैल 1588 में। 5 अप्रैल 1588। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था माल मैसवरी में, इंग्लैंड में। जो इंग्लैंड पर स्पेन के भीषण आक्रमण का भी वर्ष था। ठीक है, आरमोड़ा के युद्ध ने इंग्लैंड में सर्वत्र भय के वातावरण को उत्पन्न किया। भय से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक माहौल में हॉब्स का जन्म हुआ था। ये जो टाइम पीरियड 1588 वाला जो टाइम पीरियड है, यानी कि इनके जन्म का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था? स्पेन ने आक्रमण कर दिया था। स्पेन ने इंग्लैंड पर अटैक किया था। और अटैक में आपको पता है कि अटैक में माहौल कैसा हो जाता है? तो डर के साथ ये बड़े हुए थे। डर के साथ ये बड़े हुए। ठीक है ना, इसीलिए हावस उस माहौल में रहे और उसी के अनुसार उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, यानी कि वो खुद और डर। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति से रिलेटिव है क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के महान्यायवादी? अब इस प्रश्न का राइट आंसर उम्मीद है कि सबको पता होगा। जब राष्ट्रपति अब प्रेजेंट नहीं है और उपराष्ट्रपति भी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ना राष्ट्रपति प्रेजेंट है ना ही उपराष्ट्रपति प्रेजेंट है, तो राष्ट्रपति के तौर पर काम कौन करेगा? तो करेगा उस भारत का सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभालेंगे। और एम हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाला था। ठीक है, तो वन एंड ओनली सीजीआई, नाम क्या था? एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, एम हिदायतुल्लाह सीजीआई थे। इन्होंने कब संभाला था? 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। ठीक है, कुछ दिनों तक संभाला था, जुलाई से अगस्त, लगभग 10 20 30 लगभग 34 दिन 34 डेज तक इन्होंने संभाला था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संसद की संयुक्त बैठक के बारे में अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक के बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आयोजित करता है? ठीक है, अब देखो इससे एक चीज, पहली बात है संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के अंदर बुलाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा की? तो अनुच्छेद 108 में, ये चीज वर्णन है। अब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आयोजित कर सकता है? तो उसका नाम सबको पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं लेकिन अध्यक्षता नहीं करते। उनका काम होता है एक किसी भी कोई है विधेयक जिस पर चर्चा करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाना। ठीक है, लेकिन इस पर वर्क मतलब इसकी जो अध्यक्षता वो नहीं करेंगे, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें और जान लो। यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए तो गत्याविरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके दोनों सदनों को एक साथ, ठीक है, बुलाता है और उस विधेयक पर चर्चा करवाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब राष्ट्रपति का अध्यादेश के बारे में है। राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस कब जारी कर सकता है? अनुच्छेद 74 में, 78 में, अनुच्छेद 123 में या अनुच्छेद 124 में? तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति का को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123। अब थोड़ा इसके बारे में जान लो। जब संसद सत्र में ना हो, भारत के राष्ट्रपति को यह समाधान या विश्वास हो जाए कि देश के समक्ष ऐसे गंभीर विषय उत्पन्न हो गए हैं जिस पर तत्कालिक कानून निर्माण की जरूरत है। ठीक है, तब एक ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करता है, उसे ही अध्यादेश कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है, किंतु राष्ट्रपति किसी विषय पर कितनी बार अध्यादेश जारी कर सकता है, इस विषय पर संविधान मौन है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है। अध्यादेश की प्रभावशीलता 6 माह या 6 माह के अंदर संसद के सत्र प्रारंभ हो जाए तो संसद के सत्र से के प्रारंभ की तिथि से अध्यादेश की प्रभावशीलता
यानी 6 सप्ताह यानी 42 दिन होती है। इसके पूर्व संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है, अन्यथा अध्यादेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश कभी भी वापस ले सकता है। अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद का एक सदन सत्र में हो और दूसरा सदन स्थगित हो। समझ में आ रहा है? मान के चलो कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ गई सडनली। अब एक सदन स्थगित है, दूसरा जारी है, तो राष्ट्रपति 123 आर्टिकल 123 का प्रयोग करेगा और एक अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, वो अध्यादेश उस प्रॉपर जगह पर, ठीक है, 6 माह या 42 सप्ताह के लिए रह सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 देता है आर्टिकल। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का समावेश के बारे में बात करते हैं। मौलिक कर्तव्यों का समावेश, पहले तो मौलिक कर्तव्य किस में आते हैं? भाग मौलिक कर्तव्य तो भाग 5 में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारत में संविधान में जोड़ा गया था? अब बताइए इस प्रश्न का आंसर। मौलिक कर्तव्य पहली बात तो 11 है। अब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा कब गया, किसने जोड़ा? तो बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या ठक्कर समिति ने? बताइए मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। भारत के नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं, जैसे कि भारत की सरकार के कुछ कर्तव्य हैं भारत के नागरिकों के लिए, वैसे ही भारत के नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होंगे उनके खुद के राज्य के लिए, खुद के देश के लिए। तो भारतीय संविधान में भाग 5A के तहत, ठीक है, भाग कौन सा है? भाग 5A 51, ठीक है, ए 51A के अंतर्गत जोड़ा। इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया। ठीक है, मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन, 42वें अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। ठीक है, 1976। ठीक है, 1976 में ये जोड़े गए और किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये सब जोड़े गए थे। क्लियर? उस टाइम पीरियड में जो मौलिक कर्तव्य थे वो कितने थे? इन्होंने कितने जोड़े थे? 10 जोड़े थे। बाद में एक और जोड़ा गया। ठीक है, 46वें, ठीक उस टाइम पीरियड में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10 नंबर थे। फिर उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट 2002 को और आया। नेक्स्ट संशोधन हुआ 86वां संशोधन 2002। अब जो 86वां संशोधन 2002 था, ठीक है, तो 10 पहले थे, एक और जोड़ दिया, तो कितने हो गए? 11। अब जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। ठीक है, कितनी? 11। उम्मीद है कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखो यार, बहुत ज्यादा चीजें नोट नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम जो नोट कर रहे हैं वो तो आप लोग नोट डाउन कर ही लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंत्रिपरिषद की संख्या पर सीमा। मंत्रिपरिषद की संख्या पर सीमा के बारे में बात की जाए, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% पर सीमित कर दी गई है? किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर
15% पर सीमित कर दी गई। तो 51 संविधान संशोधन है, 92वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% सीमित कर देगी, यानी कि लोकसभा में टोटल जो जितने भी मेंबर्स है उनका 15% केंद्रीय मंत्रियों की संख्या होनी अनिवार्य है, तभी कोई भी संविधान संशोधन हो पाएगा। यानी कि किसी भी संविधान में कोई संशोधन करना है तो लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होंगे उसका 15% केंद्रीय मंत्रियों की संख्या यानी केंद्रीय मंत्री भी होने अनिवार्य हैं, तभी कोई विधेयक पेश किया जाएगा, कोई भी संशोधन किया जा सकता है। ये बात किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत की गई थी? ये था 91वां संविधान संशोधन। और 91वां संविधान संशोधन कब आया था अस्तित्व में? ये आया था 2003 में। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 में उपखंड 1A को जोड़कर यह प्रावधान किया गया था। ये ठीक है, इसमें अनुच्छेद क्या था? अनुच्छेद 75A। ठीक है, ये उपखंड था, तो उसमें ये बात कही गई थी कि 15% अनिवार्य है। प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम 42 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत इस टाइम पीरियड में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं? उनकी संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 82। ठीक है, तो जो 15% वाला सीन है वो 91वां संविधान संशोधन है 2003 वाला, और ये जोड़ा गया था 75 में। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में आते हैं। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन के लिए प्रावधान किया गया है? ठीक है, अब इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा गया। इलेक्शन कमीशन का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल आता है अनुच्छेद 324। ठीक है, अगर आपको याद कैसे रखना है इसको, देखो निर्वाचन है ना, इसको इंग्लिश में लिखोगे इलेक्शन ई, और रीजनिंग में ई को क्या लिखते हो आप लोग? 5। ठीक है, 5। तो स्टार्टिंग में कितने हैं? 3 2 4, 3 2 5। ठीक है, 4 5। तो इस तरह से भी आप याद रखते हो, जिससे कि आपको थोड़ी सी दिक्कत कम होगी। 2 3 4, ये तो याद करने के पर्पज से बता दिया। जब 2 3 बार आप रिपीट करोगे ना तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, आपसे यही पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बताइए इनमें से कौन सा स्थायी संवैधानिक निकाय है? तो ये निर्वाचन आयोग स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी स्थापना। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को हुई थी इलेक्शन कमीशन की स्थापना। संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग की प्रावधान किया गया था। निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है हमारा। ठीक है, तो 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत हुई थी 2011 से। शुरुआत हुई थी 2011 से। ठीक है, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 से।
गांधी का आश्रम देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है साबरमती और फिनिक्स, इन्होंने फिनिक्स कहाँ से लाए थे? दक्षिण अफ्रीका का। फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका का ही था। ये तो कुछ चीजें ऐसी है ना जो आपको नॉर्मली वर्बल तरीके से ही याद होने की जरूरत भी नहीं है। ये सब आप अपने आप ही समझ जाओगे। बस आप मुंह से बोलते रहो। जब मुंह से बोलोगे ना तो अपने आप ही चीजें एकदम नॉर्मल तरीके से, हलवा जैसे खाते हो ना वैसे ही समझो इसे। पॉलिटिकल साइंस का हलवा ही है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम है? फिनिक्स। साबरमती आश्रम गुजरात वाला है, जो भारत में इन्होंने खोला था। ठीक है। साबरमती का पहले नाम क्या था? ये आप ढूंढ के बताइएगा। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम फिनिक्स था। दक्षिण अफ्रीका में 1904 में गांधी ने सेठ पारसी रुस्तम जी के सहयोग से डरबन के समीप फिनिक्स नामक स्थान पर 100 एकड़ जमीन खरीद कर फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। अब फिनिक्स के बारे में थोड़ा जान लो। ये साउथ अफ्रीका की बात है। ठीक है। यहाँ पर किसके सहयोग से? 1904 में रुस्तम रुस्तम की जी के सहयोग से क्या किया था? सहयोग से फिनिक्स आश्रम खोला था। कितनी जगह लेकर? डरबन में। ये भी पूछा जाता बताइए कहाँ खोला गया? तो डरबन में खोला गया, संयुक्त दक्षिण अफ्रीका में। डरबन में 100 एकड़ जमीन लेकर, 100 एकड़ जमीन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सदन की अध्यक्षता के बारे में क्वेश्चन है 12वां। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य ही नहीं होता? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद? बताइए। थोड़ी सी चीज जानने लायक है कि सदन का अध्यक्ष नहीं होता है, और कौन अध्यक्ष नहीं होता है? कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जिसको आपको पता है कि सैलरी किसी के पद की होती है और पाता किसी के पद का है, बैठता किसी और के पद पर है। ठीक है। अब उपराष्ट्रपति कहाँ बैठेगा? लोकसभा में या राज्यसभा में? ठीक है, तो विधानसभा और विधान परिषद तो ऐसे ही खत्म हो गए। ठीक है, और लोकसभा में जाता नहीं है तो राज्यसभा में बैठता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है वो भी आप देख लो। अब उच्च उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति यूएसए की भांति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। अब ये जो पद है उपसभापति वाला, ठीक है, ये पदेन सभापति वाला कॉन्सेप्ट, पदेन सभापति वाला कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया था? यूएसए से आया था। ठीक है, और ये पदेन सभापति वाला जो आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल 64, अनुच्छेद 64 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करते हैं। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है, यानी कि जीरो है। आज तक भारत में गृह युद्ध कह सकते हो, बाकी सब कह सकते हो, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है और आगे भी नहीं लगेगा। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो कभी भी नहीं लगा है, पहली बात। ठीक है, जीरो। अब वित्तीय आपातकाल के बारे में और कुछ जान लो कि वित्तीय आपातकाल है किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो 360 आर्टिकल है, 360 में अनुच्छेद, ठीक है, उसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बात की गई है। जो राष्ट्रपति घोषणा करेगा कि हाँ वित्तीय आपातकाल लगा है या नहीं। तो अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बनी है कि वित्तीय आपातकाल आया हो भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णायक मत। तो स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकते? मान के चलो जब दो पक्ष का वोट है, ठीक है, और दोनों ही इक्वल हो गए, ठीक है, तब स्पीकर अपना वोट देगा और वो जिसको देगा वही जीत जाएगा। अब ये किस आर्टिकल के अंतर्गत और कब? मतलब इसके बारे में थोड़ा बहुत भी अगर जानते हो, थोड़े बहुत भी नॉलेज अगर हो तो बताओ। तो स्पीकर जो निर्णायक मत है वो कब प्रयोग करता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग
आर्टिकल है 100। 100 उपखंड है, ठीक है। तो इस 100 एक उपखंड में ये जो है निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट समान होते हैं, यानी अब टाई हो जाए। अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब वह उपस्थिति रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा, लेकिन उसे लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। वह प्रथमतः मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की दिशा में निर्णायक मत देने की हकदार नहीं होगा। अभी के लिए फिलहाल आप इतना ही याद रखो। नागरिकता के बारे में बात की जाए, सिटीजनशिप, तो पहली बात ये किस आर्टिकल के अंदर किस भाग में आएगा नागरिकता? आपको पता है आर्टिकल 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता के बारे में बताया गया है। ये भाग कौन सा? भाग सेकंड है, ठीक है। तो नागरिकता से संबंधित कौन सा? भाग 3, और इसमें मौलिक अधिकार है। चौथे में डीपीएसपी है। पांचवें में क्या है? जल्दी से बताइए। भारत का स्वरूप के बारे में बात करते हैं अब हम लोग। इसके बारे में बात करते हैं, भारत के स्वरूप के बारे में। अब भारत के स्वरूप के बारे में अगर बात की जाए तो अच्छा, जो नागरिकता अधिनियम आया तब आया कब था? आपसे पूछा जाता है कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था 1955 में, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और ये नागरिकता का जो है वो किस से हमने लिया है, अडॉप्ट किया है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से प्रयोग किया है? कॉन्सेप्ट जो हमने लिया है वो लिया है ब्रिटेन से, ठीक है ना। ब्रिटेन से जो कॉन्सेप्ट हमने उठाया है और 1955 में, ठीक है, हमने अडॉप्ट कर लिया और हम उसी के अकॉर्डिंग आज चल रहे हैं। भारत के संविधान, भारत का स्वरूप क्या है? भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? एक स्वैच्छिक संघ, परिसंघ, राज्यों का यूनियन, एक संघ। आपको पता है कि भारत राज्यों का एक क्या है? यूनियन है, यूनियन ऑफ द स्टेट। राज्यों का एक संघ है, एक समूह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 में ही ये बात कही गई है कि भारत राज्यों का एक संघ है, आर्टिकल 1 ए में। भारत के राज्य क्षेत्र में एक राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा में संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा में ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र को अर्जित किए जाएं संविष्ट होंगे। राज्यों तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। अपशिष्ट शक्तियों के बारे में बात की जाए, अपशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? पहली बात। दूसरी बात, इसके बारे में बात करना है हमें। भारत का अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अपशिष्ट शक्तियां देता है? राज्य को, केंद्र और राज्य दोनों को, उपयोग में से कोई नहीं। अपशिष्ट शक्तियां वो होती हैं जैसे कि मान के चलो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई विवाद हो गया, किसके किसके बीच? राज्य और केंद्र के बीच। तो उस विवाद में किसका मत यानी किसका पावर, किसके पास पावर ज्यादा होगी? तो किसके पास पावर ज्यादा होगी? केंद्र के पास। विवाद की स्थिति में जो केंद्र कहेगा वही सर्वमान्य होगा, अगर दो राज्यों के बीच में विवाद वो उत्पन्न हुआ है तो, ठीक है। अब इसको समझो। संघात्मक शासन प्रणाली अपनाने के कारण भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन संघ, राज्य और संवर्ती सूची में किया गया है। तो भाग कितने हैं? 12। सूचियां कितनी हैं? कितनी हैं? 22, ठीक है ना। 22 में एक सातवीं सूची है। 7वीं सूची में क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन का विभाजन।
अब शक्तियों का विभाजन किस प्रकार हुआ है, ठीक है ना। शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया, एक है राज्य सूची, दूसरी संघ सूची, तीसरी समवर्ती सूची, ठीक है। राज्य, संघ और समवर्ती सूची, ठीक है ना। किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अब से शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं। किसको प्रदान की गई, यानी कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो किसकी चलेगी, संघ की चलेगी। क्लियर। ये बात किस आर्टिकल के अंदर दी गई है, अनुच्छेद 248 के अंदर, आर्टिकल 248 का प्रयोग हो जाता है यहाँ पर, जिसका उल्लेख संघ सूची में किया गया है। संसद की को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो संबंधित सूची या राज्य सूची में प्रकटित नहीं है, विधि बनाने की अनवरत शक्ति रखता है। यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जो ना ही राज्य सूची में लिखे गए हैं, ना ही संवर्ती सूची के अंतर्गत लिखे गए हैं, और ऐसा कोई अगर सडनली चीजें कोई आता है, कोई किसी पर कानून बनाना आएगा या किसी पर निर्णय लेने का टाइम आएगा, तो निर्णय कौन लेगा, संघ लेगा, केंद्र लेगा, और वो जो निर्णय लेगा वो मान्य होगा और मानना पड़ेगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 248 में कहा गया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, संघ, ठीक है ना। अब से शक्तियों वाला जो आर्टिकल है वो है 2 दूनी 4 दूनी 8। प्रारूप समिति के बारे में बात करते हैं हम लोग। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होता है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होता है, कौन था, सॉरी कौन होता नहीं, कौन था। तो एन.जी. अयंगर, के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बरबर मौखिक याद होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ो और आपके दिमाग में तुरंत आंसर पहले से ही समझ में आ जाए। समझ में क्या है, आपको वो पहले से ही आंसर पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इन्होंने प्रारूप देखा था। भारत संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी राव अम्बेडकर समेत कुल और सदस्य टोटल कितने थे, समेत टोटल 6 लोग और थे, बी आर अम्बेडकर प्लस 6 मेंबर। और अब भाई आपको पता है कृष्णा और सादुल्ला, ये सब लोग मिलकर, ठीक है। के मुंशी हो गया, खेतान हो गए, टीपी खेतान हो गए, एनजी अयंगर हो गए, ये सभी इस प्रारूप समिति के मेंबर थे लेकिन अध्यक्ष नहीं, ठीक है। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, उसके उनके स्थान पर कौन आ गए थे, कृष्णाचार्य आ गए थे। माधव थी, थोड़े समय बाद माधव सादुल्ला थे, बीएल मित्र थे, कृष्णा स्वामी अयंगर थे, के एम मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, ठीक है। इस तरह से टोटल 6 लोग और थे इनके साथ जिन्होंने प्रारूप समिति में योगदान दिया था। कानूनी सलाहकार के बारे में बात की जाए तो लीगल एडवाइजरी के बारे में बात की जाए तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था, ठीक है। कानूनी सलाहकार कौन थे निर्माती सभा का, जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसमें जो निर्माती सभा था उसमें कानूनी सलाहकार कौन थे, एच एन कुजरू, बी एन राव, सच्चिदानंद सिन्हा या बी आर अम्बेडकर। देखो ऐसा व्यक्ति कानूनी सलाहकार बनेगा जिसको कानून के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज होगा, जो अलग अलग देशों के कानून को समझता होगा, उसमें अपनी पारंगत हासिल किया होगा। तो ऐसे व्यक्ति को कानूनी सलाहकार बनाया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में बहुत बड़ी बात थी जब संविधान बनाया जा रहा था। तो एवं ही कम नॉलेज वाले को तो नहीं रखेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बाकी जो और जो ऑप्शन है वो कानून नहीं जानते थे, बट कोई एक व्यक्ति जिसने जो कानून में ही रहा हो, जिसको कानून का अच्छा खासा अभ्यास हो, ज्ञान हो, तो ऐसा व्यक्ति कानून का सलाहकार हो, कानून सलाहकार बनाया गया। तो वो कौन थे, वो थे बी एन राव। क्या नाम था उनका, बी एन राव। तो भारतीय संविधान निर्माती सभा का कानूनी संवैधानिक सलाहकार बी एन राव को चुना गया था। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसमें कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो बी एन राव ने प्रारूप एक बनाया था, ठीक है, 1947 में, जिसमें क्या था,
243 अनुच्छेद थे, आर्टिकल, और 13 अनुसूचियां। ठीक है। बीएन राव, संवैधानिक सलाहकार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोपाल काट गोखले से संबंधित एक प्रश्न है कि गोपाल काट गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस एआईसी के अध्यक्ष बने थे? गोपाल कृष्ण गोखले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कब बने थे? 1897 में, 1905 में, 1907 में, 1912 में। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अब इनको पढ़ने से पहले थोड़ा और जान लो। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, पहली बात तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1905 में है। कांग्रेस के सभापति की हैसियत से उन्होंने बहिष्कार का समर्थन किया। बहिष्कार का समर्थन किया, सुनो, बहिष्कार का समर्थन किया। बहिष्कार आंदोलन हुआ था जिसमें से जो भी विदेशी कपड़े थे वो जलाए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, विभाजक वर्ष था, विभाजक वर्ष था, और उस वर्ष में होली जलाई गई थी कपड़ों की, विदेशी, और लोगों से अपील की गई थी वो खादी अपनाएं। ठीक है ना। वर्ष 1905 में गोखले ने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। ठीक है, 1905 में ही गोखले ने क्या किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में ही। क्लियर? गोखले एक व्यवहारवादी, आदर्शवादी तथा राजनीतिक के क्षेत्र में सच्चे उदारवादी थे। तो गोखले कैसे थे? उदारवादी थे। उदारवादी मतलब विनम्रता में ही चाहते थे कि यह सब कुछ विनम्रता से ही मिल जाएगा, हाथ जोड़ के ही मिल जाएगा। लॉर्ड मार्ले ने गोखले का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि उनका मस्तिष्क एक राजनीति का मस्तिष्क था और उनमें शासन के उत्तरदायित्व की भावना व्याप्त थी। एक कोटेशन भी एक गोपाल कृष्ण गोखले के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इनके लिए कोटेशन क्या था कि गोखले का मस्तिष्क, उनका मस्तिष्क एक राजनीतिक का मस्तिष्क था, एक राजनीतिक का मस्तिष्क था और उनमें शासन के उत्तरदायित्व की भावना व्याप्त थी तथा उनमें शासन के उत्तरदायित्व की भावना व्याप्त थी। दायित्व की भावना व्याप्त थी। ठीक है, ये किसने कहा था? ये कोटेशन किसका है? ये किसका कोटेशन है? लॉर्ड मार्ले का। लॉर्ड मार्ले का, क्योंकि 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार आया था और 1905 में ये कांग्रेस के समिति के अध्यक्ष बने थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना 1905 में ही की थी। तो गोखले का अच्छा खासा नाम था उस टाइम पीरियड में। ठीक है, और मान के चलो कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनेगा जो व्यक्ति, कांग्रेस समिति का इतनी बड़ी पार्टी का जो अध्यक्ष बनेगा, तो उस टाइम पीरियड में कोई आम इंसान नहीं होगा। तो ऑफकोर्स हर व्यक्ति की, हर छोटे बड़े अफसर की निगाहें गोखले पर टिकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के बारे में आपको पता ही है कि अब भाग 3 में है, 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों में वर्णन किया गया है और कुल मौलिक अधिकार 7 हैं। ठीक है,
ट्रिपल एस डी ट्रिपल एस, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो अब टोटल कितने बच गए हैं? 4 तो 6 बच गए हैं। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, जो अब लीगल राइट बन चुका है। अब ऐसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और संवैधानिक अधिकार, एक और होगा तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो समानता का अधिकार 1400, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार किसमें होगा? देखो 14 से 18, 14 से 18 समानता का अधिकार, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, ये भी सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात की जाए तो और 23-24, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार शायद नीचे है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 30, 25 से 30, हाँ ठीक है, 25 से 29 है। उसके बाद 30 31, 32 में सुप्रीम कोर्ट वाला आ जाएगा। तो संस्कृति धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, ये 28 है, 25 से 28। और उसके बाद आ जाएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। इसमें आर्टिकल 32 है, ठीक है, जो अगर बाई चांस मान के चलो किसी में अगर कोई समस्या आ रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार, तो आप कुछ ना याद रखो, आप ट्रिपल आईडी ट्रिपल एस याद रखो। और ये वाला है संपत्ति का अधिकार, जो अब लीगल राइट्स नहीं है। ये वाला नहीं, ये वाला 29-30 से 31 वाला है, 31 हट चुका है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। कुछ परिषदें होते हैं। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, क्षेत्रीय परिषद द्वारा। तो एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है, बताइए। तो कोई भी परिषद है उसकी स्थापना राष्ट्रपति करेगा। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा ही की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में यह प्रावधान किया गया है, ठीक है, 263 आर्टिकल। भारतीय संविधान के 263 में प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना में लोकहित की सिद्धि होगी तो वह एक आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना कर सकेगा। सूचियां हैं कुछ। भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, भारत संविधान में अब टोटल कितनी अनुसूचियां हैं इसके बारे में बात की गई है। तो टोटल 12 अनुसूचियां। भाग कितने हैं? भाग 22 से। पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। अब 8 थी, अब 12 हो गई हैं। वहां पे थोड़ी गलत बोल दिया था, ठीक है। 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां हैं। और ये जो, अच्छा 8 से 12 कैसे हुआ? 8 से 12 कैसे हुआ तो वो देखो, 8 तो थी उस टाइम पीरियड में जब संविधान लागू हुआ 1947 में, 50 में, 1950 बन के तैयार हो चुका था और लागू हुआ 1950 में। तब उस टाइम पीरियड में थी 8 अनुसूचियां। उसका 9, 10, 11, 12 को किस किस टाइम पे आई थी वो देखो, ठीक है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उस टाइम पीरियड में। 10वीं के बारे में बात की जाए तो 10वीं अनुसूची 52वें
ठीक है, 1985 में हुआ था। 1985 में ये जो था 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। 11वें में बात की जाए तो ये 73वां संविधान संशोधन था। 11वें में बात की जाए तो ये 73वां संविधान संशोधन था 1992 वाला। 1992 में कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां। अगर स्पीड स्लो है तो आप उसको स्पीड में बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 74वां भी संविधान संशोधन आया था, वो भी था 1992 में ही। 1992 में ही आया था 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इस तरह से 12 अनुसूचियां हैं जो कि स्टार्टिंग में 8 थी और उसके बाद 12 हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज समिति से। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थोंगुन समिति। इस प्रकार हमें कुछ समितियां उनके कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करनी है। तो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में अगर हम बात की जाए तो ये पंचायती राज समिति है और ये आती है 1957 में अस्तित्व में। 1957। अशोक मेहता समिति के बारे में बात की जाए तो इनके ही भाई थे अशोक मेहता और ये लाए थे 1977 में। एल.एम. सिंघवी समिति के बारे में बात की जाए तो ये थी 1986 में। पी.के. थुंगुन समिति के बारे में बात की जाए तो ये थी 1988 में। तो देखते हैं कौन सा कालक्रम सही बैठेगा। तो 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत चुनाव के बारे में फिर से बात करते हैं कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, जिला न्यायाधीश द्वारा। तो पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय लेगा राज्य सरकार, ठीक है। तो पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ज्ञातव्य पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की भांति ही राज्य निर्वाचन आयोग भी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 273 का में है, ठीक है। लूट पद्धति के बारे में बात करते हैं। लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? अभिभावक नौकरशाही, जाति नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही या योग्यता आधारित नौकरशाही। लूट पद्धति, तो लूट पद्धति का दूसरा नाम है संरक्षक नौकरशाही। अब इसको देख लो। देखो, संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम लूट पद्धति है। इस प्रकार की नौकरशाही में लोक सेवकों की नियुक्ति उनकी योग्यता तथा प्रतियोगिता के आधार पर न होकर बल्कि नियोक्ता तथा लोक सेवकों के पद के अभ्यर्थियों के राजनीतिक संबंधों के आधार पर होती है। यानी कि जैसे कि नहीं बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट के आधार पर, लोगों से नेपोटिज्म जिसको बोलते हैं, लोगों से रिश्तों के आधार पर, कि जैसे कि कोई अगर मेयर है तो उसका बेटा भी लगवा लो भाई, उसको वाइस बना दो, जैसे कि ओम बिरला की बिटिया, ठीक है। तो वही लूट पद्धति है। इस प्रकार की पद्धति अमेरिका के विशेष रूप वर्ष 1829 से लेकर 1883 तक प्रचलित थी अमेरिका में। क्षेत्रीय सहयोग संगठन 1985 के बारे में बात की जाए, क्षेत्रीय सहयोग संगठन 1985। तो 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? 1985 में बात की जा रही है। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, 100 साल बाद बात की जा रही है क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग संगठन के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सार्क में, एशियन में, बिम्स्टेक में या उपयुक्त सभी में?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्क में। ठीक है, सार्क में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी भारतीय प्रधानमंत्री ने। ये एक 8 सदस्यीय संगठन है। सार्क में कितने लोग हैं? 8 मेंबर्स। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। मुख्यालय काठमांडू है। 13वां सार्क शिखर सम्मेलन 2005 ढाका में हुआ था। अफगानिस्तान इस संगठन का 8वां सदस्य बना था। 14वां सार्क शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में हुआ था। देखो, इस सम्मेलन के सदस्य के बारे में, देशों के बारे में बात की जाए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निरगुट आंदोलन के बारे में बात करते हैं। निरगुट आंदोलन के संस्थापक नेता नहीं है पंडित नेहरू, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो या कर्नल गद्दाफी। तो निरगुट आंदोलन के संस्थापक कौन नहीं है? ठीक है, तो कर्नल गद्दाफी नहीं है। बाकी पंडित नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो, ये तीनों ही निरगुट आंदोलन के संस्थापक हैं। अब कर्नल गद्दाफी के बारे में बात की जाए तो लीबिया के शासक कर्नल गद्दाफी निरगुट आंदोलन के संस्थापक नेता नहीं थे। भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, मिस्र के शासक कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के प्रयासों से गुटनिरपेक्षता आंदोलन की नींव रखी थी। उनके अतिरिक्त घाना के राष्ट्रपति एनक्रुमा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो को भी इस आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के रूप में जाना जाता है। 1961 में बेलग्रेड में हुए प्रथम शिखर सम्मेलन में इन सभी सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 53। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में कौन सा अनुच्छेद बात करता है? तो अनुच्छेद बात करता है अनुच्छेद 51। 51 का नहीं, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति संबंधित निर्देशक तत्व हैं के बारे में इसके अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधोलिखित आदर्शों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्र के बीच न्याय, सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव रखना, ये सभी चीजें आ जाएंगी। पंचशील का सिद्धांत के बारे में बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो पंचशील सिद्धांत कौन सा नहीं है भारत की विदेश नीति में? अनाक्रमण, हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यथार्थवाद। तो बताइए पंचशील सिद्धांत के बारे में। तो बताइए जल्दी से, पंचशील सिद्धांत के बारे में कौन सा सही आंसर होना चाहिए इन 4 ऑप्शन में से? तो पंचशील सिद्धांत में कौन कौन से हैं? पहला देखो, एक दूसरे की अखंडता, प्रभुसत्ता का सम्मान। एक दूसरे की अखंडता, व प्रभुसत्ता का सम्मान दूसरा क्या है? परस्पर अनाक्रमण, यानी कि एक दूसरे आक्रमण ना करना, परस्पर अनाक्रमण। तीसरा क्या है? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। चौथा क्या है? समान और पारस्परिक लाभ पर आधारित संबंध, समान व पारस्परिक लाभ पर संबंध, पारस्परिक लाभ। और पांचवा क्या है? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व।
अब बताइए इनमें से कौन सा अनाक्रमण है, हस्तक्षेप की नीति है, शांतिपूर्ण सहिष्णुता, लेकिन यथार्थवाद नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? यथार्थवाद, क्योंकि यही पूछा गया पंचशील सिद्धांत में कौन सा नहीं है, तो यथार्थवाद नहीं है। और ये कब आया था? तो 29 अप्रैल 1954 की बीजिंग में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मध्य शांति और मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए पंचशील सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये जो पंचशील सिद्धांतों पर साइन कब हुए थे? किनके बीच? इंडिया और चाइना के बीच। ठीक है, कब हुए थे? 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदारवाद का जनक के बारे में बात करते हैं। तो उदारवाद के जनक किसे माना जाता है? टी.एच. ग्रीन को, हेगल को, कार्ल मार्क्स को या जॉन लॉक को? तो बताइए उदारवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो उदारवाद के जो जनक हैं वो कौन है? जॉन लॉक। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। जॉन लॉक को व्यक्तिवाद और उदारवाद का जनक कहा जाता है। इनको किस किस का जनक कहा जाता है? जनक किस किस के हैं ये? उदारवाद के और व्यक्तिवाद के। तो जब भी व्यक्तिवाद आएगा तब भी जॉन लॉक होंगे, और जब भी उदारवाद की बात आएगी तब भी जॉन लॉक होंगे। मानव विवेक से में आस्था रखता है। मानव को 3 प्राकृतिक अधिकार हैं: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। मानव को सद्गुणी प्राणी मानता है। उदारवाद होता है, उदारवाद का अर्थ कहते किसे हैं? उदारवाद व्यक्ति स्वतंत्रता पर आधारित विचारधारा है। उदारवाद व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानता है। उदारवाद व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानता है, और ये भी स्टेटमेंट किसका था? लॉक का ही था। ठीक है, व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन, राज्य को साधन। आपसे यही पूछ रहे हैं, बताइए व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन कौन मानता है? जॉन लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्वतंत्रता पर कथन है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। यह किसने कहा? स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। फिर सुनो, स्वतंत्रता किसका विरोधी? अतिशासन का। अतिशासन मतलब कि ये मान के चलो कि स्ट्रिक्ट वाला है, तो ज्यादा ही आप स्ट्रिक्ट हो गए। यानी कि स्वतंत्रता बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस को नहीं मानता है। तो ये बात किसने कही थी? लास्की ने, लॉक ने, सीले ने या जे.एस. मिल ने? जेम्स मिल ने। स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, तो ये बात कही थी सीले ने। सीले ने कहा था स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी, ये बात सीले ने कही थी। लास्की द्वारा कहा गया था कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिससे व्यक्ति को अपने जीवन को सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो सके। ठीक है, तो लास्की ने एक कथन आप देख लो, लास्की। ठीक है, लास्की को आप जब बहुत ज्यादा नहीं याद रख पाओगे तो लास्की ने कुछ तो बोला होगा, जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त करता है। ठीक है, स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है। स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिससे व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। स्टेटमेंट काफी बढ़िया है। स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखने की को उस वातावरण को बनाए रखना है, को बनाए रखना है जिससे व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। जिससे व्यक्ति को जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो, की सुविधा प्राप्त हो। ठीक है, ये बात किसने कही थी? लास्की ने।
जॉन लॉक ने भी कुछ कहा था। जॉन लॉक ने कहा था जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। ठीक है, लॉक ने क्या बोला? नो लॉ नो फ्रीडम। नो लॉ नो फ्रीडम। ठीक है ना। जेस मिल के बारे में बात की जाए तो जेस मिल ने एक एसे लिखा था, एक रचना लिखी थी, एसे ऑन लिबर्टी। इनकी बुक थी एसे ऑन लिबर्टी। ये कब लिखी थी? ये लिखी थी 1869 में। 1859 में लिखी थी। ठीक है। इन्होंने स्वतंत्रता को प्रभावशाली वर्णन किया था। इन्होंने कहा था कि इसे स्वतंत्रता का देवदूत कहा गया है, लिबर्टी, एसे ऑन लिबर्टी को स्वतंत्रता का देवदूत, क्योंकि इसने सनकी तथा पागल व्यक्तियों को भी अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देने का कट्टर समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रभुता की अवधारणा। संप्रभुता की अवधारणा निम्न में से मुख्यतः क्या है? राजनीतिक, वैधानिक, दार्शनिक या उपयोग में से कोई नहीं। तो बताइए संप्रभुता की अवधारणा का कॉन्सेप्ट क्या है इनमें? राजनीतिक, वैधानिक या दार्शनिक? तो जो स्वतंत्रता की अवधारणा है वो वैधानिक है। स्वतंत्रता की अवधारणा मुख्यतः वैधानिक संप्रभुता है। वैधानिक संप्रभुता उस सत्ता को कहा जाता है जिसको राज्य के लिए विधि निर्माण करने का सर्वोच्च अधिकार है और उसके आदेश विधि के समान मान्य होते हैं। वर्तमान समय में इंग्लैंड की संसद वैधानिक संप्रभुता का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस अवधारणा के प्रमुख समर्थक हाब्स, बेंथम, ऑस्टिन थे। ठीक है। संप्रभुता की अवधारणा का कॉन्सेप्ट कौन कौन एक्सेप्ट करता था? हाब्स करते थे, बेंथम करते थे, ऑस्टिन करते थे। ये किसको मानते थे? कि राज्य ही सर्वोच्च है। राज्य जो भी कानून बनाएगा वो सभी को मान्य होने चाहिए। ठीक है। संप्रभुता की विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो स्थायित्व तो निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता है? स्थायित्व और सार्वभौमिकता। अब बताइए। तो जो संप्रभुता है उसकी विशेषता स्थायित्व और सार्वभौमिकता दोनों ही है। संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत संप्रभुता की निम्नलिखित विशेषताएं निम्नलिखित हैं: पूर्णता, सार्वभौमिकता, अद्वितीयता, स्थायित्व और अविभाज्यता। ठीक है। सार्वभौमिकता, राज्य के अंदर सब कुछ संप्रभु के अधीन होता है। स्थायित्व का अर्थ होता है संप्रभुता स्थायित्व होता है। यह गुण संप्रभुता से अलग कर पाना संभव नहीं है। ठीक है। यानी संप्रभुता में स्थायित्व भी होगा और सार्वभौमिकता भी होगी। स्थायित्व मतलब जैसे कि सबको राज्य है तो आपको स्थायित्व है, राज्य जो भी कानून बनाएगा सबको मानना पड़ेगा, तो सार्वभौमिकता भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसका दोनों ही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदात्मक शासन। निम्न में से कौन सी संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है? संसद का शासन, नाम मात्र का अध्यक्ष, कार्यपालिका का निश्चित कार्यालय कार्यकाल, व्यवस्थापिका में कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध या सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंध भी है। नाम मात्र का अध्यक्ष या कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। बिल्कुल, या गड़बड़ है? इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? फिर से देखता हूँ। संसदात्मक शासन, तो नाम मात्र का अध्यक्ष, संसद का नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है। देखो यार, थोड़ा सा आप पहला ऑप्शन को आप थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होगे। कंफ्यूज मैं भी हो गया था नाम मात्र का अध्यक्ष सुनकर। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि नाम मात्र का अध्यक्ष का तात्पर्य ये होता है कि राज्य का प्रधान नाम मात्र की कार्यपालिका होगी। ठीक है। राज्य का प्रधान प्रधान नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक है। नाम मात्र की कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका होगी। कार्यपालिका होगी।
जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। परिषद होती है। ठीक है। तो संस्थात्मक शासन की व्यवस्था नामात्र का अध्यक्ष नहीं होगा, मतलब होगा, इसमें व्यवस्था नहीं है। नामात्र की व्यवस्था इसकी व्यवस्था है, संस्थात्मक शासन की व्यवस्था है, नामात्र का अध्यक्ष होना, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल ये भी व्यवस्था है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंध भी सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में अगर बात की जाए तो 1 मिनट, सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल ये नहीं होगा, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं हो सकता है। ठीक है। क्योंकि कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल होता है, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इस व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त हो। मान के चलो अगर मंत्रिपरिषद भंग हो गई है तो कार्यपालिका विघटित हो जाएगी, तो निश्चित कार्यकाल कहाँ होगा। कार्यपालिका बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, हर बार चेंज होती रहती है, मंत्रिपरिषद चेंज होते रहते हैं। आज मंत्री कोई और है तो कल कोई मंत्री कोई और होंगे, तो निश्चित कार्यकाल कहाँ होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जबकि सामूहिक उत्तरदायित्व, बिल्कुल मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व होता है संसद का। सभी मंत्री सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। अब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंध के बारे में बात की जाए तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका यानी सरकार का निर्माण व्यवस्थापिका यानी संसद के सदस्यों में से भी किया जा सकता है। अर्थात इस शासन प्रणाली में सरकार में मंत्री पद वही व्यक्ति धारण कर सकता है जो व्यवस्थापिका के किसी सदन यानी निम्न सदन या उच्च सदन यानी विधानसभा और राज्यसभा का सदस्य होगा। सरकार में मंत्री बनने के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना अनिवार्य है। इस शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य अंतरंग संबंध होते हैं, अतः कार्यपालिका अपनी जवाबदेही से बच नहीं पाती। सरकार के प्रति प्रत्येक कार्य व्यवहार पर व्यवस्थापिका का प्रभावी नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसीवाद। फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान करना है। फांसीवाद का के संबंध में सही युग्म कौन सा है। इटली हिटलर या जर्मनी हिटलर, युग्म की पहचान करना है। तो जर्मनी और हिटलर या इटली मुसोलिन। फांसीवाद के संबंध में सही युग्म इटली मुसोलिन है। इटली मुसोलिन। फांसीवाद का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली में हुआ था, जब मुसोलिन का नेतृत्व में 23 मार्च 1919 को मिलान में पहले फांसीवाद आंदोलन की प्रारंभ हुआ था। ठीक है। तो इसका राइट फांसीवाद का संबंध इटली मुसोलिन ही सही है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। कब हुआ था फांसीवाद का जन्म। 23 मार्च 1919 को। 23 मार्च 1919। ठीक है। इस टाइम पीरियड में फर्स्ट टाइम फांसीवाद आंदोलन हुआ था मिलान में। फर्स्ट टाइम फांसीवाद आंदोलन हुआ था। फांसीवाद आंदोलन हुआ था। ठीक है। बल्कि जर्मनी हिटलर संबंधित है, लेकिन वो फांसीवाद से संबंध के बारे में बात नहीं करता। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के बारे में बात की है, यानी कैसे अधिकार जो प्रकृति से मिला है, प्रकृति को इंपॉर्टेंस कौन देता है, वही प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के बारे में बात करेगा। लॉक, बेंथम, ग्रीन या मार्क्स। तो प्रकृति को सबसे ज्यादा कौन देता है, तो वो है लॉक। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के संबंध में जॉन लॉक हैं। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार और प्राकृतिक अधिकार माने। इसे संपत्ति के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक अधिकार मानते हैं।
बेंथम के बारे में बात की जाए तो अधिकार कानूनतः केवल कानून का फल है, बगैर कानून का कोई अधिकार नहीं। कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं, कानून से पहले कोई अधिकार नहीं। यानी कि नो लॉ नो नो राइट्स, नो बिफोर नो आफ्टर, नो आफ्टर। लॉ क्या कहते हैं? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। जीवन, स्वतंत्रता, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ठीक है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति ये प्राकृतिक अधिकार हैं, नेचुरल राइट। राइट, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में बात की जाए तो इनमें से कौन सा वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, लास्की, इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक के बारे में बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। ठीक है, मार्क्स ने अपने समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद इसलिए कहा था क्योंकि उनका समाजवाद इतिहास यानी तथ्यों पर आधारित था, फैक्ट्स पर बेस्ड था। जबकि थॉमस मूर, रॉबर्ट ओवेन, ठीक है, सेठ साइमन, चार्ल्स फैरियर को समाजवाद कल्पना लोकीय समाजवाद नाम से जाना जाता था क्योंकि यह इतिहास तथ्यों पर आधारित नहीं था। मार्क्स के शब्दों में बात की जाए तो विचारधारा मिथ्या चेतना है। मार्क्स का एक स्टेटमेंट याद रख लो, विचारधारा मिथ्या चेतना है। मिथ्या चेतना है यानी कि झूठी परिकल्पना है विचारधारा, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है। कानून पर एक कथन है, कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, यानी कि बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट, कई बार आया है, कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है। यानी कि जो लोग जो उच्च होते हैं वो निम्न को आदेश जो दे दें वही कानून है। ये बात किसने कही थी? ऑस्टिन ने, हॉब्स ने, वार्डन ने या बेंथम ने? चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। ठीक है, तो ये बात कही थी ऑस्टिन ने। ठीक है, कि ऊपर वाले ने जो नीचे वाले को आदेश दे दिया वही कानून बन गया। कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, यह कथन जॉन ऑस्टिन का है। कानूनी संप्रभुता वह संप्रभुता है जिसे कानून का निर्माण करने का सर्वोच्च अधिकार मानते हैं। कानूनी संप्रभुता को के श्रेष्ठतम विचारक जॉन ऑस्टिन है। हॉब्स, बेंथम, वांदा और बिलोवी के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन राजनीतिक स्वतंत्रता का कथन पर है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक परिकल्पना है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक परिकल्पना, यह किसने कहा था? यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब आर्थिक समानता मिलेगी। बिना आर्थिक समानता के राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी GDH कोल ने। ठीक है, तो GDH कोल ने ये बात कही थी और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात की जाए तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, समाज समझौता का सिद्धांत या विकास सिद्धांत? तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? पहली बात किसने दिया था कि राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवी संस्था है तथा राज्य ईश्वर का प्रतिनिधि है होने के कारण यह ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है। प्रजा का कर्तव्य यानी धर्म है कि राजा की आज्ञाओं का हृदय से पालन करे, उसका विरोध ना करे। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रमुख समर्थक है मनु, जेम्स प्रथम और हीगल, हैमर, रॉबर्ट फिलर आदि मानते हैं। ठीक है, राज्य का महत्वपूर्ण तत्व के बारे में, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? जनसंख्या, भूभाग, सरकार या संप्रभुता? इस राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? देखो यार, ये नहीं पूछा गया राज्य किसको कहेंगे या राज्य कैसे बनता है, ये बात नहीं कही गई है। उस एलिमेंट्स को बताया गया कि वो तत्व क्या है
जो राज्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वो है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: भूभाग, सरकार, संप्रभुता। ठीक है, पहले तो सुनो, 4 आवश्यक तत्व, ये चारों ही आवश्यक तत्व हैं। पहली बात जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, लेकिन उनमें भी जो सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो चलो यहाँ पे ले देते हैं राज्य के 4 तत्व। राज्य के 4 तत्व। पहला जनसंख्या, यानी जनसंख्या के बिना राज्य कोई कुछ नहीं है, जहाँ जनसंख्या नहीं है वो राज्य नहीं बोला जाएगा। दूसरा भूभाग, बिना जमीन के कोई राज्य नहीं बन सकता। तीसरा सरकार, यानी बिना सरकार के लोग एकजुट नहीं रह पाएंगे एक जगह पर। अब बिना संप्रभुता, जब तक उनको उनकी इच्छा के अनुसार कुछ संप्रभुता नहीं दिया जाएगा, वो क्यों रहेंगे? आज नहीं तो कल वो विरोध करेंगे और सब खत्म। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है संप्रभुता। जमीन होगी और लोग एक नहीं है, लोग स्वतंत्र नहीं, लोग आजाद नहीं, लोग संप्रभु नहीं, तो वो बेकार है फिर। संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? राज्य की आत्मा, राज्य की आत्मा। संप्रभुता राज्य को अन्य समुदायों से अलग करती है, क्योंकि अन्य समुदायों के पास भी जनसंख्या, भूभाग और सरकार होती है, किंतु संप्रभुता हर किसी के पास नहीं होती। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा के बारे में बात की जाए तो राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से हैं। अभी बोलते आए हैं, संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से हैं। राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से हैं। गाय, दिमाग, गिलक्रिस्ट या सीले, अभी नहीं, ये अलग है। वो वाला था कि राज्य, साध्य, साधन। तो ये गाय, दिमाग, गिलक्रिस्ट या सीले, इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है, तो ये बात कही थी सीले ने या डिमार्क ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिमार्क। अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान मास्टर एडवर्ड डिमार्क मूलतः प्रशासनिक चिंतक थे। राजनीतिक विज्ञान के विषय में इनका विचार है कि इनका संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? अच्छा, डिमार्क की लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनकी 2 प्रमुख रचनाएं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ ली भी जा सकती है, क्या स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये डिमार्क की, और इन्होंने बोला था राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य और साधन उसके साधन सरकार से हैं। यानी कि राजनीति पॉलिटिकल साइंस राज्य से संबंधित है और इसके जो साधन है वो सरकार संबंधित है। दंड का सिद्धांत के बारे में बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत है? प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, वितरणात्मक या सुधारात्मक? तो बताइए दंड का सिद्धांत क्या है? तो दंड का सिद्धांत नहीं है इनमें से दंड का सिद्धांत क्या नहीं है पूछा गया है। तो प्रतिशोध दंड होता है, प्रतिरोध भी दंड होता है, सुधार भी दंड हो सकता है, लेकिन वितरण नहीं हो सकता, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता दंड का। डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? यह सिद्धांत न्याय की धारणा से जुड़ा है। किससे? जस्टिस से जुड़ा हुआ है, जस्टिस। ठीक है, न्याय लोगों में दिया जाता है, उसका वितरण किया जाता है, सबको समान न्याय मिले, सबको अच्छा न्याय मिले, सही न्याय मिले। प्रतिशोधात्मक के बारे में बात की जाए तो प्रतिशोधात्मक का अर्थ होता है बदला लेना। इस सिद्धांत का आधार जैसे कि तैसा, आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत। प्रतिरोधात्मक के बारे में बात की जाए तो प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना, दुर्दशा देखकर डरें और अपराध ना करें। सुधारात्मक के बारे में बात की जाए
तो ये अपराधियों के चरित्र में सुधार करता है। जैसे कि अपराधियों एक मानसिक दोषी है और अपराधी को सुधारने के लिए दंड नहीं वरन सहानुभूति की आवश्यकता होती है। ठीक है? तो जस्टिस ही ऐसा है, वितरणात्मक ही ऐसा है जो दंड का सिद्धांत नहीं है। बहुलवाद के बारे में बात की जाए तो इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया? तो डग्वी, लिंडसे, क्रेवे, हेगल। तो बहुलवाद के समर्थक कौन नहीं थे? तो हेगल नहीं थे, बाकी डग्वी, लिंडसे और क्रेवे तीनों ही बहुलवाद के समर्थक थे। ये नोट कर लो। ठीक है? ये कौन है? बहुलवादी संप्रभुता को मानते हैं। बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं। संप्रभुता। ठीक है? हेगल के अनुसार बात की जाए तो हेगल के द्वारा निरंकुश राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने किसका प्रतिपादन किया था? निरंकुश राज्य की। निरंकुश राज्य। ठीक है? उन्होंने कहा था कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। ठीक है? राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। अब एक क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों के सिद्धांत को सम्मिलित करना है। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत और अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत। ये किसमें कैसे हम समझ सकते हैं? तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत क्या है? अधिकार पूर्व नागरिक और पूर्व सामाजिक है। अधिकार राज्य की कृति है। अधिकार परंपराओं की उपज है। अधिकार मनुष्यों की शक्ति है। तो ऐसे अधिकार जो लोगों को प्रकृति ने दिए हैं। ठीक है? इसमें नहीं पूछा गया है, नहीं। तो कुछ अधिकार है उनके मत में, तब कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है अधिकारिक पूर्व नागरिकता और पूर्व सामाजिक। अधिकारों का वैधानिक अधिकार राज्य की कृति है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकार परंपराओं की उपज है। अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत, अधिकार मनुष्य की शक्ति है। तो अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत वस्तुतः अधिकारों का आधिकारिक सिद्धांत नहीं है। ठीक है? यथार्थवादी सिद्धांत वस्तुतः अधिकारों का आधिकारिक सिद्धांत नहीं है। यथार्थवाद मूलतः राज्य, समुदाय और संस्थाओं की प्रकृति और सत्ता के वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित करता है। ठीक है? व्यक्ति, राज्य, समुदाय, संस्थाओं की प्रकृति व सत्ता के वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित करता है, ना कि अधिकारों के स्वरूप को। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर नहीं होगा वो होगा अधिकार मनुष्य की शक्तियां हैं। और देखो, शक्तियां और यथार्थवाद में संबंध नहीं है। ठीक है? ये रियलिटी पर विश्वास करता है और ये शक्तियों पर विश्वास करता है जो दिखाई नहीं देती। बाकी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत अधिकार पूर्व नागरिकों पूर्व सामाजिक है। बिल्कुल सही। यानी कि ऐसे अधिकार जो किसी राज्य या किसी नहीं दिए, जो इंसान को अपने आप ही जन्मजात मिले हैं। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, वैधानिक मतलब लॉ, और राज्य क्या करता है? राज्य में भी एक लॉ पर करता है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, आधिकारिक परंपराओं की उपज है। देखो, इतिहास में जो कुछ भी हुआ है उन्हीं चीजों को लेकर हम लोगों ने कुछ नियम बनाए इतिहास को समझकर, और ऐसे नियम आगे भी चलते आए, यानी कि परंपराओं की उपज है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। राजनीतिक दल के बारे में बात की जाए तो राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? यानी राजनीतिक दल की विशेषता क्या नहीं हो सकती? दल में एक संगठन होना चाहिए, वैचारिक एकता होनी चाहिए, अवैधानिक साधनों का प्रयोग और लोकतंत्र में विश्वास। लोगों का तंत्र में विश्वास। ठीक है? तो बिल्कुल आना चाहिए। सबको समान बात करने का अधिकार मिलना चाहिए, तभी वो एक दल बन पाएगा। अवैधानिक साधनों का प्रयोग, ये गलत है। इसकी राजनीतिक दल की विशेषता अवैधानिक साधनों का प्रयोग नहीं है। अवैधानिक साधनों का प्रयोग राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। राजनीतिक दलों की विशेषता में संगठन होना चाहिए, लोकतंत्र में विश्वास, वैचारिक एकता, शासन का प्रभुत्व की इच्छा यानी सत्ता प्राप्त करने की इच्छा। राजनीतिक दल केवल संवैधानिक साधनों का ही अपनाकर शासन शक्ति पर विचार प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में वृद्धि हो। दबाव गुट के बारे में बात की जाए तो दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है।
दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य यानी कि एक अज्ञात साम्राज्य संज्ञा दी है फाइनल ने, कैसलर्स, रोडी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, दबाव गुटों की अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है, वह इसे तृतीय सदन भी कहते हैं। अज्ञात साम्राज्य को कौन सा कहते हैं? तृतीय सदन, तृतीय सदन। ठीक है। रॉडी के द्वारा कहा गया है एक गैर सरकारी संचार सूत्र है। क्या है? गैर सरकारी संचार सूत्र। एक अज्ञात साम्राज्य दबाव गुटों को, दबाव गुट क्या है? गैर सरकारी संचार सूत्र। ठीक है। प्रोफेसर भारत गोपाल गुप्ता के अनुसार दबाव समूह वास्तव में एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। राज्य का वर्ग सिद्धांत के बारे में बात की जाए तो राज्य का वर्ग सिद्धांत आपको पता होगा किसकी देन है? कार्ल मार्क्स की, एंजल्स, लेनिन या इनमें से सभी। तो वर्ग सिद्धांत किसकी देन है? तो कार्ल मार्क्स की देन है वर्ग सिद्धांत। तो दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स की है। राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ग संघर्ष की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की उत्पत्ति संपत्ति के कारण हुई थी, क्योंकि संपत्ति के कारण समाज की परस्पर दो विरोधी वर्ग का उदय हुआ, एक धनवान और एक निर्धन। दोनों वर्गों के विरोधी हितों के कारण वर्ग संघर्ष की परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। आदर्श बर्बर के बारे में बात की जाए यानी कि नोबल सेवेज, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा दी जाती है। थॉमस हॉब्स ने, जॉन लॉक ने, रूसो ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूसो। ठीक है, इसका सही आंसर रूसो हो जाएगा। प्राकृतिक अवस्था में रूसो का मनुष्य भला असभ्य जीव यानी आदर्श बर्बर तथा आनंदमय जीवन जीता था। वह स्वाधीन, संतुष्ट और आत्मनिर्भर था। वह प्राकृतिक दिशाओं का मनुष्य, उदात्त वन्य प्राणी, नोबल सेवेज होता था, किंतु व्यक्तिगत संपत्ति के उद्भव ने उसे लालची बना दिया। प्राकृतिक अवस्था की शांति अशांति में बदल गई, जिसे रोकने के लिए राज्य रूपी संस्था का उदय हुआ। अरस्तु की पुस्तक के बारे में बात की जाए तो अरस्तु की कौन सी पुस्तक है? द रिपब्लिक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉज या पॉलिटिक्स? तो द प्लेटो की है द रिपब्लिक, पॉलिटिक्स है अरस्तु की, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है? रूसो की। ठीक है, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है? रूसो की है। द रिपब्लिक है, द रिपब्लिक हो गया, और एक पुस्तक और होगी लॉज। ठीक है, द रिपब्लिक और लॉज किसकी है? प्लेटो की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति के बारे में बात की जाए तो मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो टोटल कितने हैं? 12 अध्याय है। श्लोकों के बारे में बात की जाए तो 2694 श्लोक हैं। ठीक है, 2694 श्लोक हैं मनुस्मृति में। मनुस्मृति की विषय वस्तु अधिक व्यापक है। मूल रूप से यह राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं, वरन यह सामाजिक जीवन और व्यवस्था से संबंधित सभी विषयों की विवेचना तथा उनके लिए आचार संहिता प्रस्तुत करता है। मनुस्मृति में बड़ व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का संबंधन किया गया है। दास कैपिटल के बारे में बात की जाए तो किसकी है? कार्ल मार्क्स की है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स द्वारा महत्वपूर्ण पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1967 में। कब? सॉरी, 1867 में लिखी गई थी। 1867 में दास कैपिटल बुक लिखी गई थी। इस पुस्तक को मार्क्सवाद की बाइबिल कहा जाता है। यह रचना पूंजीपतियों द्वारा उनकी शोषणकारी नीतियों की आलोचना पर आधारित है। कार्ल मार्क्स के विचार यथार्थवाद पर केंद्रित हैं। कार्ल मार्क्स दर्शन को मजदूरवादी दर्शन कहते हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, पाने के लिए संसार और खोने के लिए केवल जंजीर मात्र है। ठीक है, तो इनका एक फेमस स्टेटमेंट भी लिख लो कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, के मजदूरों एक हो जाओ, क्योंकि पाने के लिए पूरी दुनिया, पाने के लिए पूरा संसार के लिए पूरा संसार तथा खोने के लिए जंजीर मात्र है। खोने के लिए जंजीर मात्र है। ठीक है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट था इनका।
पैन ऑप्टिकन के बारे में बात की जाए तो पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? जेल का, शिक्षा व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का, रसोई का? पैन ऑप्टिकन। अब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पैन ऑप्टिकन का आदर्श उदाहरण जेल है। पैन ऑप्टिकन दो घटकों से मिलकर बनाया पन और ऑप्टिकन। पन का अर्थ होता है कैदी और ऑप्टिकन का मतलब होता है कैदियों पर नजर रखने वाला, निगरानी करता। ठीक है, तो समझ सकते हो ना? पैन ऑप्टिकन, 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 इसको आप करोगे तो क्या बोलेगा? पैन प्लस ऑप्टिकन। तो पैन क्या है? जेल है, और ऑप्टिकन क्या है? निगरानी करता, नहीं करता, यानी कि जेल में जो निगरानी करता है उसको बोलेंगे पैन ऑप्टिकन। ये किस व्यवस्था का उदाहरण, आदर्श उदाहरण है? तो जेल का उदाहरण है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक की जो पुस्तक है उसके बारे में पूछा गया है। द आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास, गीता रहस्य, द ओरियन या उपयुक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की है, या ये सभी पुस्तकें बाल गंगाधर तिलक की हैं? जो सबसे ज्यादा आप लोग जानते हो वो है गीता रहस्य, बाल गंगाधर की ये पुस्तक है। द ओरिजिन और द आर्किटेक्ट होम इन द वेदास, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। गीता रहस्य लिखी गई थी 1915 में। द ओरिजिन लिखी गई थी, ओरियन लिखी गई थी 1893 में। और द आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास लिखी गई थी 1903 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में बात की जाए तो न्याय से संबंधित है, शिक्षा पद्धति संबंधित है, राजनीति संबंधित है, या सोफिस्टिक वर्ग संबंधित है? प्लेटो की रिपब्लिक, तो रिपब्लिक किससे संबंधित है? न्याय संबंधित, जस्टिस संबंधित है। ठीक है, शिक्षा वास्तविक रोग का मानसिक उपचार है। ठीक है, प्लेटो का एक स्टेटमेंट है, क्या है? शिक्षा मानसिक रोग का, शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। ठीक है, स्वतंत्रता, अधिकार और राज्य के बारे में बात करते हैं। मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है। स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप अधिकार जोड़ लो तो पूरा का पूरा सिर्फ इतना ही याद रख लो, आपको पूरा स्टेटमेंट ही याद हो जाएगा। अधिकार के बारे में बात की गई, जिसमें अधिकार में स्वतंत्रता, एक सेंटेंस ऐसा दिया जाए जिसमें स्वतंत्रता होगी, अधिकार होगी, राज्य होगी। स्वतंत्रता, अधिकार, राज्य होगी, ये शॉर्ट ट्रिक मान लो। तो ये किसने कहा है? तो मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है, अधिकार राज्य की मांग करता है। ठीक है, यानी स्वतंत्रता, अधिकार और अधिकार राज्य, स्वतंत्रता, अधिकार और अधिकार राज्य, और ये किसकी? मानव चेतना, मानव चेतना। तो ये कथन किसका? ग्रीन का, लास्की का, वार्कर का, इनमें से कोई नहीं। तो ये सब सही आंसर हो जाएगा इसका, ग्रीन और वर्कर। ग्रीन और वर्कर ये दोनों ही इसके सही आंसर हैं। लेकिन कुछ टाइम पीरियड में वर्कर माना गया है, आप वर्कर पे टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मपरक और परात्मक आचरण। आत्मपरक और परात्मक आचरण के बारे में बात की जाए तो मध्य अंतर क्या है? आत्मपरक और परात्मक आचरण के मध्य अंतर, किसने आत्मपरक और परात्मक आचरण के मध्य अंतर किया था? ठीक है, जेम्स मिल ने, बेंथम ने, जेम्स मिल ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो अंतर है ना वो जेम्स मिल ने किया था। ठीक है, आत्मपरक को बोलेंगे स्वविषयक, परात्मक परक को बोलेंगे पर विषयक। आत्स्वविषयक यानी व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला ऐसा कार्य जिसका प्रभाव केवल करने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, राज्य के द्वारा व्यक्ति के उस कार्य को कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, वो स्वविषयक। यानी कि जो व्यक्ति अपने लिए स्वयं करे कोई भी चीज, वो आत्मपरक है। जो दूसरों के लिए भी करे वो पर विषयक, यानी कि वह विषयक कार्य की स्वतंत्रता पर
वह सुनता है जिसका प्रभाव कर्ता के साथ साथ समाज के अन्य सदस्यों के ऊपर भी पड़ता है। राज्य के द्वारा व्यक्ति के इस कार्य में हस्तक्षेप किया जा सकता है। ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता के विविध पक्षों पर उसने वर्णन किया था। ऑन लिबर्टी पुस्तक ऑन लिबर्टी, इसमें ये आत्मपरक और फलांड का, ये आत्मपरक और परात्मक दोनों है। एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य का होना महत्वपूर्ण है। एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात का होना अधिक अच्छा है। जेम्स मिल ने कहा था। सुअर और, ठीक है, सुकरात वाला कॉन्सेप्ट, सुअर सुकरात, ठीक है, ये वाला जो है स्टेटमेंट भी जेम्स मिल ने ही दिया था। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु। भारतीय अशांति के जनक के बारे में बात की जाए तो तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी थी? ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने, वर्ड्सवर्थ ने, एनी बेसेंट ने। तो किसने कहा था कि भारतीय अशांति के जनक की संज्ञा तिलक को? ठीक है, तो ये वैलेंटाइन सिरोल है। वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति के जनक तिलक को बताया था। ठीक है, सिरोल लंदन में प्रकाशित समाचार पत्र द टाइम्स के विदेशी मामलों के संवाददाता थे तथा भारतीय प्रवास के दौरान अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में इन्होंने तिलक को भारतीय शांति का जनक बताया था। तो वैलेंटाइन कौन थे? ये संवाददाता थे, कह सकते हो, पत्रकार। इन्होंने, इनकी एक पुस्तक इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट, अनरेस्ट, इसमें इन्होंने भारतीय शांति के जनक तिलक को बताया था। 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक ने स्वराज की स्पष्ट मांग करते हुए कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग में ही आपको आया था स्टेटमेंट, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, शायद दूसरे या तीसरे में आया हो। तो आज की पॉलिटिकल साइंस की क्लास कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी चीज़ें नोट की हैं वो चीज़ें आप नोट करके लिख लें, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपको की वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो उन कीवर्ड्स को आप लेकर चलेंगे तो आपके चीज़ें आसान रहेंगी भविष्य के लिए।